रीड मार्श को जाने के लिए रास्ता लंबा परंतु शांत था। पहले जंगल के मध्य में से एक तंग रास्ते से गुजरना पड़ता था, उस रास्ते से जो देवदार के वृक्षों के अंदर बाहर घूमता था और नंगी चट्टानी ढलान की ओर जाता था। जहां चट्टानी ढलान समाप्त होती थी वहीं से पीठबोग आरंभ हो जाता था। छोटी पहाड़ियों की चोटियों पर बौने सरों के पेड़ थे और जब भी दलदल में मेहंदी खिलती तो वायुमंडल सुगंध से महक उठता था जो उस स्थान पर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती थी। बाग को जाने के लिए भी रास्ता काफी लंबा था, यहाँ तक कि कोई उसको पार भी कर लेता और पहाड़ी पर चढ़ता। पहाड़ी के शिखर से शीशे की तरह साफ और शांत झील, जो किनारों पर सरों के पेड़ों से ढकी हुई थी, देखी जा सकती थी तो भी अपनी यात्रा के अंत तक नहीं पहुंच पाता था। झोंपड़ी झील से दूर किनारे पर स्थित थी, इसलिए यदि कोई वहां जाना चाहता था तो उसे और लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त यदि कोई किनारे पर खड़ा होकर काफी जोर से आवाज लगाता तो थोड़े अंतराल के बाद दूसरी ओर एक झुका हुआ वृद्ध व्यक्ति सिर पर लाल नुकीली टोपी पहने प्रकट होता और पथरीली ढलानों से पानी तक सावधानी से उतरता, जहां वह भ्रांतचित्त पुरानी छिछली नाव में बैठता और प्रतीक्षा करने वाले अभ्यागत को लाने जाता। ये समझना कठिन था कि छोटी झील रीड मार्श के नाम से क्यों पुकारी जाती थी, क्योंकि वहां दलदल जैसी कोई भी चीज नजर नहीं आती थी। झील का पानी सायेदार जंगल से गुजरने के बाद कितना चमकीला और आनंददायक लगता था। पहले तो वहां नरकेट भी देखने को मिलते थे। जो भी नरकेट वहां थे वे खाड़ी में छिपे हुए थे और इन्हीं नरकेटों पर वसंत ऋतु में बतखें अपने घोंसले बनाती थीं और ज्यों ही बच्चे अंडों से निकलते शांत पानी को निर्विवाद अपना समझकर उस पर तैरते थे। परंतु नाविक जैकोव का कहना है कि वह इनको बंदूक से कभी मार नहीं सका। जब मैं युवा था, उसने कहा, मैंने सब कुछ किया जो कर सकता था, परंतु प्रबंध नहीं कर सका। अब इतना बूढ़ा हो गया हूं कि सीख नहीं सकता। जैकोव बहुत से पर्यटकों को झील पर घुमा चुका था और ये देखते हुए अजीब नहीं लगता कि वह रीड मार्श के पास झोंपड़ी में इतनी देर से रह रहा था। कोई भी नहीं जानता कि वह झोंपड़ी में कब आया था, यहाँ तक कि वह स्वयं भी नहीं। जैकोव और उसकी पत्नी एक अजीब जोड़ा था। मार्टिना ने जंगल की रानी और जलपिशाच दोनों को देखा था। वह ये भी जानती थी कि जब दलदल में उत्पन्न होने वाला जगमगाता प्रकाश सूखी काई के टुकड़ों पर झिलमिलाता है तो क्या होता है और जंगल की सारी आवाज़ों को वह समझ सकती थी। जैकोव युवावस्था में कोयला झोंकने वाला था। मार्टिना बेर इकट्ठे किया करती थी, लकड़ी की पतली छड़ों की टोकरियां बेचती थी तथा क्रिसमस और ईस्टर के समय घरों में सहायता करती थी। वह दूर दूर तक जानी पहचानी थी क्योंकि उसकी तौल ठीक होती थी और उसके बेर ताज़ा होते थे। टोकरी के पेंदे में कच्चे फलों के मिलने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। उनके 3 बेटे थे, परंतु सभी कामकाज के लिए गांवों में गए हुए थे जहां अधिक पैसा कमाने की आशा थी और जंगलों की कानाफूसी सुनाई नहीं देती थी। सर्दियों की रातों में जब मार्टिना और जैकोव अकेले होते तो इन बेटों की बातें किया करते थे, परंतु जैसे जैसे वर्ष बीतते गए बूढ़े जोड़े के आसपास शांति भी बढ़ती गई। ये शांति और अकेलापन उन्हें परस्पर और निकट ले आए। मार्टिना और जैकोव एक दूसरे के इतने पास पास आ गए कि बाहरी दुनिया को भूल गए और बदले में स्वयं को भूल जाने पर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें जीवन में जो भी थोड़ा बहुत चाहिए था वह तब तक उन्हें मिलता रहा जब तक जैकोव ने चारपाई छोड़ने के लिए अपने आप को अयोग्य पाया। अब चीजों को तुम्हें देखना होगा मार्टिना, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर संभाल लूंगा और तुम आराम करना। जब जैकोव बीमार था तो उन्हें कई चीजों के बिना गुजर करनी पड़ी थी। जंगल से शिकार और झील से मछली लाने वाला कोई नहीं था। मार्टिना के लिए सबसे कठिन काम गाय को चारा डालना था। वह दांती से काम लेती और जितना होता प्रबंध करती तथा चारे को घर ले जाती थी, परंतु कई बार उसे बैठना और आराम करना पड़ता। वह अकेली जंगल में खूब रोती क्योंकि घर में आंसू बहाना नहीं चाहती थी। फिर एक सर्दी में जब जैकोव बीमार था, उनको भीषण विपत्ति ने घेर लिया। उनकी एकमात्र गाय चारे की कमी के कारण मर गई। इसके बाद मार्टिना के लिए कोई चारा न रहा सिवाय इसके कि गांव में जाकर भीख मांगे। उसके लिए यह अत्यंत कठिनाई का समय था क्योंकि इससे पूर्व उसने किसी से कुछ नहीं मांगा था। वह एक हाथ में दूध का डिब्बा थामे और भिखारी का थैला अपनी पीठ पर लटकाए जल्दी जल्दी चलती थी।
उसके झुर्रीदार बूढ़े चेहरे पर चिंता का भाव था। वो कहीं भी विलंब नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि जैकोव घर में अकेला असहाय पड़ा है। 2 वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा, परंतु जैकोव न अच्छा हुआ और न ही उसकी हालत बिगड़ी। अंत में ऐसा हुआ कि उसे गर्मी और सर्दी, धूप और वर्षा में कोई अंतर नहीं लगता था। उसके लिए कष्ट का एक लंबा दिन था जो समाप्त होता नहीं दिखता था। यदि मैं मर सकता तो तुम्हें आसानी हो जाती, जैकोव कहा करता। मार्टिना आंखों में आंसू भरकर कहती, यदि तुम मर गए तो मेरा क्या होगा। मन ही मन वह जानती थी कि जिस स्थिति में वह अब है, उससे बुरी स्थिति नहीं होगी, परंतु बेचारे जैकोव से यह नहीं कह सकती थी जबकि वह असहाय पड़ा था। फिर गर्मी की ऋतु में एक दिन मार्टिना दाएं बाएं हाथ हिलाते गांव से घर की ओर आ रही थी। ले जाने के लिए उसके पास अधिक सामान नहीं था, क्योंकि लोग उसे देते देते थक गए थे और पीठ पर रखा थैला भी हल्का था। उसी तरह दूध वाला डिब्बा जो वह ले जा रही थी, हल्का था। जब वह पीर बाग पहुंची तो सूर्य तेजी से चमक रहा था। थोड़ी दूर आगे वह बड़े बेरों को देखने के लिए रुकी। वहां काफी बेर थे, परंतु अभी पके नहीं थे। वहां कितना अकेलापन और शांति थी। मार्टिना ने पीठ पर से थैला उतार दिया, दूध के डिब्बे को भूमि पर रख दिया और बैठ गई। वो हर तरह से बहुत थक गई थी। यदि अब जंगल की रानी आए और उसे कुछ दे, या वह जिसका नाम भी कठिनाई से कह सकती, या वह जो दुख में हर एक के पास रहता है, वह अब क्यों नहीं आता। और यह क्या हुआ कि उसने कुछ नहीं देखा जबकि वो इतना देखा करती थी। जंगल मौन क्यों था, क्यों उसके साथ झोंपड़ी तक जाने वाला और वहां की स्थिति देखकर बुढ़िया का बोझा ले जाने वाला नहीं था, बोझा जो उसकी असहाय शक्ति से अधिक था। परंतु मार्टिना के आसपास जंगल मौन रहा और उसे डर लगने लगा। जीवन में पहली बार उसने जंगल में अपने आप को अकेला महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि वृक्ष उसके ऊपर आ रहे थे। वो सिर से पांव तक कांपती भूमि पर अपने स्थान से उठी, कंधों पर थैले को लटकाया और दूध के डिब्बे को थामा। क्षण भर के लिए रुकी, कांपते हुए उसने गहरी खामोशी को सुना जो उसे लंबे निश्वास की तरह लगी। फिर वह अपने रास्ते पर चली और तब तक नहीं रुकी जब तक झील के किनारे नहीं पहुंच गई। वहां पुरानी नाव बंधी थी। बिना विलंब किए वह उसमें चली गई तथा दूसरे किनारे की ओर देखने लगी। वह अपने पीछे देखने से डरती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यदि वह देखेगी तो हाथ फैलाकर वह इसे पकड़ लेगा। वृक्षों की जड़ें, काय से ढके पत्थर, पुराने सड़े वृक्षों के तने सब जीवित प्रतीत होते थे, परंतु चुप थे और उनकी चुप्पी ने वायुमंडल को भर दिया था। उसने बतखों के टरानने को सुना, परंतु उनको देखने के लिए सिर नहीं मोड़ा, केवल जल्दी जल्दी नाव खेती रही और किनारे पहुंचने तक कहीं नहीं रुकी। किनारे पहुंचकर उसने नाव छोड़ दी और शीघ्रता से झोंपड़ी में चली गई। जैकोव बिस्तर पर लेटा था। उसे चारपाई पकड़े अब 2 वर्ष हो गए थे। जब मार्टिना अंदर आई तो उसने आंखें नहीं खोलों और जंगल वाली कंकपी के साथ उसने फर्श से कुछ लकड़ियां उठाए और चूल्हे में आग जलाई। आग की रोशनी उस कोने तक नहीं पहुंची जहां जैकोव की चारपाई थी, और जहां मार्टिना बैठी थी वहां से ये देख नहीं सकती थी कि वह जाग रहा था या सो रहा था। मार्टिना, तुम हो क्या? किवाड़ के कोने के पीछे से अचानक आवाज आई, आज बहुत देर कर दी। मैं थक गई थी, जंगल में थोड़ा आराम किया था, पत्नी ने उत्तर दिया और पूछा, आज कैसे रहे? बस, और दिनों की तरह, जैकोव ने उत्तर दिया। उसकी आवाज इतनी अस्पष्ट और नम्र थी कि मार्टिना उठकर उसके पास गई। मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, वृद्ध व्यक्ति ने कहना जारी रखा, और मैं सोचता रहा। किसकी बाबत? मार्टिना ने पूछा। ये कितना अजीब लगा उसे। महसूस हुआ कि जंगल ने झोपड़ी तक उसका पीछा किया और अपने साथ भय लाया। जैकोव ने सिर हिलाया और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वह पतला और रंगहीन था, परंतु उसकी आंखें चमक रही थीं। मरने से पहले मैं एक बार सूर्य देखना चाहता हूँ, उसने कहा। मैंने हमेशा धूप, शांत झील और जंगल को प्यार किया है। क्या तुम मुझे वहां तक ले जा सकती हो, यदि मैं भी थोड़ी कोशिश करूं? मार्टिना चारपाई के किनारे बैठ गई। तुम बाहर किस लिए जाना चाहते हो? उसने पूछा। जैकोव ने उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा जो एकाएक अत्यंत स्पष्ट और चमकीली हो गई थीं।
मैं मरना चाहता हूँ, उसने उत्तर दिया, और तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। मरना अधिक कठिन नहीं हो सकता। मैं सदैव जीवित नहीं रह सकता। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें गांव में जाकर मेरे लिए खाने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मार्टिना को ऐसा लगा कि जो भय उसे जंगल में महसूस हुआ था वह फिर झोंपड़ी में आ गया था। उसने बीमार व्यक्ति की भावना को उसके कहने से बहुत पहले ही समझ लिया था। उसे लगा कि यह सब पहले ही सुन चुकी थी। तुम्हें नाव तक मेरी सहायता करनी होगी, वृद्ध व्यक्ति ने कहा, और किनारे तक धकेलना होगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ आना होगा और फिर देखना नहीं होगा। जैकोव ने पत्नी की आंखों की ओर इस तरह देखा जैसे कोई बच्चा अपनी मनचाही इच्छा को पूरा करवाने के लिए देखता है, और मार्टिना ने वहां बैठे हुए यह महसूस किया कि जंगल में भयभीत होने का यही कारण था। तुम कब जाना चाहोगे? उसने पूछा, और बूढ़ी आंखें आंसुओं से भर गई। धूप अब चमक रही है, जैकोव ने कहा, और उसकी आवाज उस अधीर बच्चे की तरह थी जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं 2 वर्षों से यहाँ लेटा हुआ हूँ और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचा, जैकोव ने कहना जारी रखा। फिर मार्टिना खिड़की के पास जाकर बैठ गई और सोचने लगी। वह अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी और न ही अधिक सोच सकती थी। वो कुछ देर शांतिपूर्वक बैठी रही और जैकोव ने भी उसकी विचारधारा को भंग नहीं किया। अंत में वह अपने स्थान से उठी और बाहर देखा कि धूप अब भी चमक रही है। फिर बिना कोई शब्द बोले उसने जैकोव को चारपाई से उठाया और बाहर लाकर द्वार पर बैठा दिया। वह इतना पतला और क्षीण हो चुका था कि ले जाने के लिए बोझल नहीं था। जैकोव ने वहां धूप को, झील और जंगल को देखा और हर उस वस्तु को देखा जो कभी उसकी अपनी थी। यदि कर सको तो मेरी और सहायता करो, अंततः उसने कहा। फिर मार्टिना ने उसे बाहों में उठा लिया और नाव तक ले गई, परंतु जब उसको वहां रखा तो मार्टिना का सिर झुक गया और जैकोव का हाथ थामे गूंगे की तरह खड़ी रही। अब नाव को धक्का दो, बूढ़ी ने धीमी आवाज में कहा, और यह करने के बाद तुम झोंपड़ी में लौट जाओ, यहाँ मत रुकना। बाइबल लेकर उसे पढ़ो। परमात्मा इसकी बाबत सब कुछ जानता है। वह जानता है कि हमारे साथ क्या गुजरी है। फिर मार्टिना ने उसके हाथ पर विदाई का दबाव डाला और किनारे से नाव को धकेलकर उसे तब तक देखती रही जब तक वह गहरे पानी में नहीं चली गई। फिर वह अकेली झोंपड़ी में लौट आई। वहां बैठकर बाइबल नहीं अपितु थॉमस अ कैपिस पढ़ने लगी। उसके पास इन 2 पुस्तकों के अतिरिक्त और कोई पुस्तक नहीं थी और उसके लिए दोनों एक जैसी थीं। जितना वह पढ़ना चाहती थी उतना उसने जब पढ़ लिया तो उसे सावधानी से अलमारी में रख दिया। फिर उसने बाहर देखा, नाव खाली थी। किनारे पर बैठी मार्टिना ने कई चीजों के बारे में सोचा और अंत में झील के शांत पानी को देखकर उसने परमात्मा से प्रार्थना की। झोंपड़ी में पुनः आकर मार्टिना ने खिड़कियों पर सफेद पर्दे लटका दिए और झील तक रास्ते में स्वच्छ टहनियां बिछा दी। तत्पश्चात वह रोड मार्श के पास झोंपड़ी में पहली बार अकेली सोने के लिए चली गई। जब बाद में मार्टिना जैकोव के शव को ढूंढने और उसकी अंत्येष्टि के लिए सहायता मांगने गांव में गई तो उसने सारी बात ठीक ठीक बता दी, परंतु उसकी बात की सत्यता पर तब तक किसी ने विश्वास नहीं किया जब तक किसी ने आकर देख नहीं लिया कि खिड़कियों पर सफेद पर्दे लटक रहे थे और रास्ते में देवदार की स्वच्छ टहनियां बिछा थीं। फिर उनको विश्वास हो गया कि कहानी सच्ची थी, और जब जैकोव का शव ढूंढ लिया गया और अंत्येष्टि के लिए उसे बिस्तर पर लिटा दिया गया, जहां उसने कई दुखद वर्ष काटे थे, तो कई विलाप करने वाले उपस्थित थे। हर किसी ने समझा कि जो कुछ हुआ था उसको गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि वह जंगल का रहस्य था और मार्टिना वास्तव में नहीं जानती थी कि जैकोव की मृत्यु के लिए सहायता करती हुई वह क्या कर रही थी।